हेलो। आज साइटोलॉजी में जो चर्चा हम लोग करेंगे उसमें कंपैरिजन होगा यू और प्रोकैरियोटिक सेल का। प्रोकैरियोटिक सेल की डिटेलिंग हम लोगों ने तब की थी जब मोनेरा किंगडम मोनेरा पे चर्चा की गई थी। उस समय ही मैंने आपसे ये बात कही थी कि यहाँ पे पूरी डिटेल आप कर लीजिए प्रोकैरियोटिक सेल का। और जो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ आप यूनिट 3 में देख रहे हैं, वहाँ पे जो चैप्टर है उस चैप्टर में कंपैरेटिव बेसिस पे ये पूरा का पूरा डिस्कशन है, लेकिन मैंने डेलिबरेटली सिर्फ यूकैरियोटिक सेल को डिस्कस किया और शुरू में ही ये बात आपको कम्युनिकेट कर दी गई थी कि यूकैरियोटिक सेल समाप्त करने के बाद हम लोग एक कंपैरिजन दोनों के बीच में करेंगे। ऑलरेडी आपने प्रोकैरियोटिक सेल देखा हुआ है और अब यूकैरियोटिक सेल पे सारा डिस्क्रिप्शन आपने कंप्लीट कर लिया, तो अब दोनों को कंपेयर करना आपके लिए आसान होने जा रहा है। हालांकि अभी भी ए फ्यू पॉइंट्स ऐसे आएंगे जिसके लिए बैकग्राउंड आपके पास नहीं होगा, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे कि वो बिंदु भी स्पष्ट हो जाएं। तो आज जो मुद्दा हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं दैट विल बी कंपैरिजन बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल, और उसके साथ थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी, कुछ एक साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल और न्यूक्लियस से रिलेटेड स्ट्रक्चर का हमने डिस्कस बीच में नहीं किया था, तो उसकी लिस्टिंग भी यहाँ कर दी गई है। हालांकि उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो एक्सप्लेन किया जाए। तो मुद्दा तो बस वही होगा आज का कि द कंपेरिजन बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल, और इसमें एक टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन पूरा का पूरा आपको किया गया। और ये जो टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन है, इसमें सबसे पहली बात जो हम लोग लेकर के देखेंगे दैट विल बी रिलेटेड टू सेल वॉल। तो देखो, जो भी आपको यूकैरियोटिक सेल होंगे उस यूकैरियोटिक सेल में जैसे प्रोटिस्टा है, प्लांटी है, एनिमालिया है और फंजाई है, तो ये जितने भी फॉर्म्स होने जा रहे हैं उन सारे फॉर्म्स में आपको सेल वॉल के बारे में देखना है कि जो भी यूकैरियोटिक सेल हैं सेल वॉल वहाँ पे कहाँ पे मौजूद होगा। तो इसको आप देखिएगा कि सेल वॉल फोटो ऑटोट्रॉफ में नेसेसरीली प्रेजेंट होंगे। वो प्रोटिस्टा का अगर प्रोड्यूसर प्रोटिस्ट है तो वहाँ सेल वॉल होगा, और प्लांटी के जितने मेंबर्स होंगे वहाँ पे भी सेल वॉल आपको दिखेगा। हालांकि फंजाई वाला जो ग्रुप होगा दैट विल बी हेटेरोट्रॉफिक, वहाँ पे भी सेल वॉल होगा। हालांकि कंपोजिशन वाइज दैट विल डिफर फ्रॉम द कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल ऑफ द प्लांट्स। जो प्लांट के सेल होंगे उनमें जो सेल वॉल होगा वो सेलुलोजिक होगा, और प्रोड्यूसर प्रोटिस्ट में भी ये प्राइमरली सेलुलोजिक होने जा रहा है। बट सेल वॉल वुड बी प्रेजेंट ऑल्सो इन द डिकम्पोजर्स, या मतलब डिकम्पोजर कहने के बजाय फंगल मेंबर कहना ज़्यादा अच्छा होगा। तो जो फंगल मेंबर्स होंगे उन फंगल मेंबर्स में भी आपको सेल वॉल दिखने जा रहा है। और उसके अतिरिक्त अगर आप अब बात करें प्रोकैरियोटिक सेल की, तो प्रोकैरियोटिक सेल में भी सेल वॉल आपको दिखाई पड़ेगा, बट देयर द सेल द कॉन्स्टिट्यूएंट वुड बी म्यूरिन या पेप्टिडोग्लाइकन। वहाँ पे आप लेकर के देखिएगा कि म्यूरिन या पेप्टिडोग्लाइकन होने जा रहा है। तो ये जो म्यूरिन या पेप्टिडोग्लाइकन आप कहते हैं, इसके बारे में आपने काफ़ी डिटेल किया हुआ है। अब अभी इसकी डिटेल हम लोग नहीं करेंगे। आप अगर इसकी डिटेल देखना चाहते हैं तो आपको मोनेरा या जो प्रोकैरियोटिक सेल वाला लेक्चर है, काइंडली उसको आप एक बार देख लीजिए। अब यहाँ पे जैसे अगर आप चर्चा करें दूसरे बिंदु पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, तो देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होगा उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो बेसिक स्ट्रक्चरल प्लान होगा कि देयर विल बी फॉस्फोलिपिड बाइलेयर एंड दैट पार्टिकुलर बाइलेयर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स वुड बी एम्बेडेड। तो ये बेसिक जो अरेंजमेंट है लिपिड मॉलिक्यूल का और प्रोटीन का, वो दोनों तरह के सेल में आइडेंटिकल होगा, लेकिन जो लिपिड वहाँ दिखाई पड़ेगा उसमें थोड़ा सा डिफरेंसेस आपको दिखने जा रहे हैं। एक तो आप ये देखिएगा कि जो लिपिड होगा फॉस्फोलिपिड वो ग्लिसरॉल डाइएस्टर होगा, और उसमें जो फैटी एसिड्स होंगे वो फैटी एसिड पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड होने जा रहे हैं। दे विल बी पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड का मतलब होता है ऐसा फैटी एसिड जिसमें नंबर ऑफ डबल बॉन्ड जो होगा, जो हाइड्रोकार्बन चेन जो होगा फैटी एसिड में, उसमें जो नंबर ऑफ डबल बॉन्ड होगा दैट विल बी ऑलवेज मोर देन 1, वो हमेशा एक से ज़्यादा होने जा रहे हैं। और अगर आप बात करें प्रोकैरियोटिक केस की, तो वहाँ पे भी ग्लिसरॉल डाइएस्टर दिखेगा, लेकिन जो फैटी एसिड होंगे वो पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड नहीं होने जा रहे हैं। दैट विल बी द मेन डिफरेंस।
अगर आप यूकैरियोटिक सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन लेकर के देखेंगे तो ग्लिसरॉल डायस्टर वुड बी प्रेजेंट देयर, वहाँ पे भी ग्लिसरॉल के साथ 2 फैटी एसिड का एस्टरिफिकेशन होगा। इफ यू से कि ग्लिसरॉल डायस्टर है, इसका मतलब होगा कि 2 फैटी एसिड ग्लिसरॉल के साथ जुड़े रहेंगे, ठीक है, ये दोनों केसेस में होगा। लेकिन जो फैटी एसिड एस्टरिफाई हो रहे हैं ग्लिसरॉल के साथ, इस केस में यूकैरियोट के केस में आप देखिएगा कि दे वुड बी पॉली अनसेचुरेटेड, और इस केस में आप लेकर के देखेंगे कि ये पॉली अनसेचुरेटेड नहीं होने जा रहे हैं। दूसरी तरफ स्टेरॉल की बात अगर करें तो यूकैरियोटिक सेल में नेसेसरीली आपको स्टेरॉल दिखाई पड़ेंगे, लेकिन अगर प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें तो वहाँ पे स्टेरॉल आपको नहीं दिखाई पड़ेगा। हालांकि उस तरह का रोल प्ले करने वाला होपेनॉइड्स होगा, एस्क्वेलिन भी आपको वहाँ पे दिखाई पड़ेंगे, बट स्टेरॉल वुड बी मिसिंग। देखो इसमें हमने अपवाद इसमें इनकॉर्पोरेट नहीं किया गया, वी हैव नॉट टॉक्ड अबाउट एक्सेप्शंस। जैसे अगर आप इसको लेकर के देखें प्रोकैरियोटिक सेल में जो हम लोगों ने कहा कि सेल वॉल वुड बी प्रेजेंट, तो वहाँ पे अगर माइकोप्लाज्मा आप याद कीजिएगा तो जब मोनेरा मैंने बताया था तो माइकोप्लाज्मा के बारे में भी ये बात बताई गई थी कि माइकोप्लाज्मा जो होंगे उनमें सेल वॉल नहीं होगा, माइकोप्लाज्मा जो होंगे उनमें सेल वॉल आपको दिखाई नहीं पड़ने जा रहा है। ठीक उसी तरह अगर आप यहाँ पे लेकर के देखें, अगर स्टेरॉल से रिलेटेड फैक्ट्स को लेकर के देखेंगे तो फिर वही माइकोप्लाज्मा वाले केस में आप लेकर के देखिएगा कि स्टेरॉल जो होगा उसकी उपस्थिति आपको दिखाई पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे जब भी हम लोग डिफरेंस पे बातचीत करेंगे या जो बातचीत हम लोग कर रहे हैं उसमें एक्सेप्शनल जो आर्गूमेंट्स हैं उन पे चर्चा नहीं की जा रही है। दूसरा जो मुद्दा यहाँ पे आएगा वो मुद्दा होने जा रहा है कि वही एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस। तो जब मैंने एक्सो और एंडोसाइटोसिस एक्सप्लेन किया था तो उस समय ये बात आपको बताई गई थी कि जो माइक्रोफिलामेंट्स होंगे, दिस माइक्रोफिलामेंट्स आर एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर पुलिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन ड्यूरिंग एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा उसको मूव करने में माइक्रोफिलामेंट्स की भूमिका होने जा रही है, एंड माइक्रोफिलामेंट्स आर इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ साइटोस्केलेटन। आप याद कीजिए साइटोस्केलेटन जब यूकैरियोटिक सिस्टम, यूकैरियोटिक सेल में हम लोगों ने डिस्कस किया था तो उस बारे में हम लोगों ने ये कहा था कि जो साइटोस्केलेटन होगा उस साइटोस्केलेटन में माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, माइक्रोफिलामेंट्स हैं और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, ये 3 तरह के कंपोनेंट वहाँ पे आपको बताए गए थे। ये जो माइक्रोफिलामेंट्स होंगे उन माइक्रोफिलामेंट्स के कारण प्लाज्मा मेम्ब्रेन की मूवमेंट होती है। तो ये क्योंकि साइटोस्केलेटन एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर के रूप में आपको यूकैरियोटिक सेल में दिखाई पड़ेगा, तो नेचुरली माइक्रोफिलामेंट्स वुड बी देयर एंड देयर इन्वॉल्वमेंट इज वेरी मच ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। But the cytoskeletal system is, the cytoskeleton is missing in प्रोकैरियोटिक सेल। जो प्रोकैरियोटिक सेल होंगे वहाँ पे ये आपको दिखाई नहीं पड़ने जा रहे। प्रोकैरियोटिक जो सेल होगा उसमें आपको साइटोस्केलेटन नहीं दिखेगा। तो अगर प्रोकैरियोटिक सेल में साइटोस्केलेटन नहीं दिखाई पड़ेगा तो नेचुरली एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस जैसी कोई प्रक्रिया आपको प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं दिखने जा रही। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब इसके बाद रही बात कि जो साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स होंगे सेल मेम्ब्रेन बाउंड, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन बाउंड जो रचनाएं जो भी हो सकती हैं, जैसे उसमें अब माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी बॉडी है, लाइसोसोम है, माइक्रोबॉडीज हैं, ऑल दीज स्ट्रक्चर्स आर सराउंडेड बाय बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। ये सारी रचनाएं बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन से घिरी हुई हैं। माइटोकॉन्ड्रियन को लेकर के देखें तो एवरी माइटोकॉन्ड्रियन इज सराउंडेड बाय 2 मेम्ब्रेन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वुड बी सराउंडेड बाय सिंगल मेम्ब्रेन, गोल्जी बॉडी वुड बी सराउंडेड बाय सिंगल मेम्ब्रेन, क्लोरोप्लास्ट वुड बी सराउंडेड बाय 2 मेम्ब्रेन्स, माइक्रोबॉडीज वुड बी सराउंडेड बाय सिंगल मेम्ब्रेन। तो ये तमाम स्ट्रक्चर हैं विच आर सराउंडेड बाय सेल मेम्ब्रेन। अब रही बात कि इस तरह की ये जो तमाम साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स की बात हम लोग कर रहे हैं, तो सच सेल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल, बट दिस स्ट्रक्चर्स वुड बी मिसिंग इन प्रोकैरियोटिक सेल। किसी भी प्रोकैरियोटिक सेल में इस तरह का सेल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर आपको नहीं दिखाई पड़ने जा रहा है। ये इन तमाम स्ट्रक्चर को सेपरेटली देखने की बजाय, अलग अलग देखने की बजाय, इट विल बी ऑलवेज बेटर कि एक जनरलाइज स्टेटमेंट दिमाग में रखा जाए कि सेल मेम्ब्रेन या बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन से घिरी हुई रचनाएं वहाँ हैं या नहीं है।
अगर सेल मेम्ब्रेन या बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन से घिरी हुई रचनाएं नहीं हैं तो प्रोकैरियोटिक सेल होगा, और इफ सच स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट द सेल वुड डेफिनेटली बी यूकैरियोटिक सेल। आपको जब यूकैरियोटिक सेल में साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल मैंने इंट्रोड्यूस किया था उस समय भी ये बात आपको कही गई थी कि एवरी साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल रिप्रेजेंट्स ए कंपार्टमेंट एंड द कंपार्टमेंट इज meant फॉर कैरिंग आउट ए पार्टिकुलर फेनोमेनन इन इफिशिएंट मैनर। किसी भी सेल ऑर्गेनेल को आप साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल को आप कह सकते हैं कि वो एक कंपार्टमेंट है, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर के रूप में वहाँ जो दिख रहा है दैट विल रिप्रेजेंट ए कंपार्टमेंट, और वो कंपार्टमेंट जो होगा किसी पार्टिकुलर फेनोमेनन को कैरी आउट करने के लिए जो तमाम मशीनरी की आवश्यकता पड़ेगी वो सारी की सारी चीज़ें वहाँ पे इकट्ठी की गई हैं, एंड दैट्स वाई द अकरेंस ऑफ द प्रोसेस वुड बी क्वाइट इफिशिएंट वन। उस स्ट्रक्चर में वो क्रिया काफ़ी आसानी से संपन्न होने जा रही है। आप इसको ऐसे ही समझ लीजिए कि अगर किसी विद्यार्थी को एक कमरा मिल जाए जहाँ पे पढ़ाई लिखाई की सारी सुविधाएं मौजूद हों तो उसके लिए ईजियर होगा पढ़ाई लिखाई करना कंपेयर टू वो स्थिति जहाँ किसी हॉलनुमा रचना में दसियों तरह के लोग रखे हुए हैं और दसियों लोग 10 अलग अलग तरह के काम को अगर कर रहे हैं तो वहाँ पे किसी बच्चे के लिए रियली टूली वेरी डिफ़िकल्ट टू मेंटेन हिज और हर फोकस। लेकिन वहीं पे अगर आप एक बिल्कुल सेपरेट सिस्टम उसको दे देते हैं तो उसके लिए अपने आप को फोकस करना, अपने काम पे एकाग्र होना उसके लिए काफ़ी आसान काम होगा। तो ठीक वैसे ही अगर आप लेकर देखें साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल को, उस साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल में किसी पार्टिकुलर काम को करने के लिए, जैसे हम माइटोकॉन्ड्रिया को लेकर के देखें तो एरोबिक ऑक्सीडेशन के लिए जो पूरी मशीनरी जो रिक्वायर्ड है वो उसके अंदर कन्फाइंड है। क्लोरोप्लास्ट को लेकर के देखें तो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करना, फिर लाइट एनर्जी को इस्तेमाल करके कार्बन को फिक्स करना, ये सारी व्यवस्था उसके अंदर आपको दिखाई पड़ेगी। तो नेचुरली सेल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स जो हैं वो एक डिस्टिंक्ट इम्प्रूवमेंट है एक ऐसी स्थिति से जहाँ पे इस तरह का कोई कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं होता है। अब जहाँ ये कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं है वो प्रोकैरियोटिक सिस्टम होगा, एंड वेयर दिस टाइप ऑफ कंपार्टमेंटलाइजेशन इज प्रेजेंट उसको हम लोग यूकैरियोटिक सेल के रूप में देखेंगे। इसके बाद बात आती है साइटोस्केलेटन पे। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि साइटोस्केलेटल सिस्टम वुड बी प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल, बट दिस सिस्टम इज गोइंग टू बी एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल में ये सिस्टम आपको दिखाई पड़ेगा, और नेचुरली उसके जो कंपोनेंट होंगे माइक्रोट्यूब्यूल या माइक्रोफिलामेंट्स दे आर बाउंड टू बी देयर इन यूकैरियोटिक सेल। लेकिन ये चीज़ें गायब होने जा रही हैं कहाँ पे? प्रोकैरियोटिक सिस्टम में। और मैंने आपको उस समय भी अभी जस्ट ए फ्यू मिनट्स बैक मैंने ये बात आपको बताई कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मूवमेंट होगा ड्यूरिंग एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस, ये मूवमेंट जो होगा दिस मूवमेंट वुड बी अंडर कंट्रोल ऑफ माइक्रोफिलामेंट्स। और चूंकि माइक्रोफिलामेंट प्रोकैरियोटिक सिस्टम में नहीं है इसीलिए वो फिनोमेना आपको दिखाई नहीं पड़ते हैं। फिर इसके पश्चात बात आती है न्यूक्लियर एपरेटस की। तो जो न्यूक्लियस होगा वो प्रेजेंट होने जा रहा है यूकैरियोटिक सेल में। यू का मतलब ही होता है ट्रू न्यूक्लियस वुड बी प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल। और न्यूक्लियस कभी भी एक ऐसे स्ट्रक्चर के रूप में आपको दिखाई पड़ेगा दैट विल कन्फाइन द जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल को अपने अंदर समेटे रखने वाले स्ट्रक्चर को ही हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं। तो इस तरह का स्ट्रक्चर विच इज सराउंडेड बाय टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वुड बी वेरी मच प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल। लेकिन इस तरह की रचना आपको प्रोकैरियोटिक सेल में दिखाई नहीं पड़ेगी। कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपको नहीं दिखाई पड़ेगा, न्यूक्लियोलस नहीं दिखाई पड़ेगा, लेकिन ये रचनाएं प्रोकैरियोटिक ये यूकैरियोटिक सेल में निश्चित तौर पे दिखने जा रही है। अगेन आई रिपीटेड, जो न्यूक्लियस होगा सराउंडेड बाय टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दैट विल बी वेरी मच प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल। दोनों न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होंगे, यानी न्यूक्लियर एनवेलप वुड बी देयर, न्यूक्लियोलस वुड बी देयर, बट सच ए स्ट्रक्चर वुड बी मिसिंग इन प्रोकैरियोटिक सेल। वहीं पे क्रोमोसोम नंबर की बात करें तो क्रोमोसोम नंबर वुड ऑलवेज बी मोर देन 1। हमेशा एक से ज़्यादा ये होने जा रहा है, जबकि क्रोमोसोम नंबर हमेशा आपको दिखाई पड़ेगा कि एक होने जा रहा है। हालांकि यहाँ पे भी एक्सेप्शंस आपको मिलेंगी। दूसरी बात, टोपोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम की बात करें तो यूकैरियोटिक सेल में कभी भी टोपोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम को अगर देखें तो आप पाइएगा कि ये ऑलवेज लीनियर होगा।
क्रोमोजोम्स आर नेवर सर्कुलर, कभी भी यूकैरियोटिक सिस्टम में क्रोमोजोम सर्कुलर नहीं होंगे, लेकिन प्रोकैरियोटिक सिस्टम में ये जो होंगे सर्कुलर होने जा रहे हैं। एक तो संख्या भी इनकी एक होगी सामान्यतः, और दूसरी बात अगर करें तो ये सर्कुलर भी होंगे। और अगला जो मुद्दा होगा उसमें ये होगा कि हिस्टोन की उपस्थिति आपको दिखाई पड़ेगी इन यूकैरियोटिक क्रोमोसोम्स, लेकिन इस तरह का कोई हिस्टोन आपको प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम में नहीं दिखेगा। हालांकि जब क्रोमोसोम बैक्टीरियल क्रोमोसोम या जेनोफोर पे चर्चा मैंने की थी, उस समय भी ये बात आपको बताई गई थी कि ये जो बैक्टीरियल जेनोफोर जो होगा या बैक्टीरियल डीएनए जो होगा वो लाइक एनी अदर डीएनए दैट विल एग्जिस्ट इन पॉलीएनाइनिक फॉर्म, और पॉलीएनाइनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करने की वजह से एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन वहाँ जनरेट करता है, और ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा, टू ओवरकम दैट वन पॉजिटिव चार्जेस की ज़रूरत होगी, और सच पॉजिटिव चार्जेस वुड बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम, उसको बेसिक प्रोटीन के साथ एसोसिएट करके ये उन तमाम नेगेटिव चार्जेस को न्यूट्रलाइज करेगा। मैं वहाँ पे आप देखिएगा कि मेटेलिक कटायन के साथ वो जुड़ सकता है, बेसिक प्रोटीन, पॉलीएमिन्स, इस तरह की चीज़ों के साथ जुड़ करके वो अपने तमाम नेगेटिव चार्जेस को न्यूट्रलाइज करेगा। तो ये एक फैक्ट आप दिमाग में रखिए। और हिस्टोन नहीं है, इसलिए जो कोर पार्टिकल टाइप का जो ऑर्गेनाइजेशन होगा, न्यूक्लियोसोम कोर पार्टिकल टाइप का जो ऑर्गेनाइजेशन आप देखते हैं, that organization would not be present in prokaryotic cell। प्रोकैरियोटिक सेल में जिस तरह का न्यूक्लियोसोम कोर पार्टिकल होना चाहिए जैसा कि यूकैरियोटिक सेल में है, वैसा नहीं दिखेगा। अगेन आई रिपीटेड कि जो न्यूक्लियोसोम कोर पार्टिकल होंगे जो कि क्रोमेटिन का स्ट्रक्चरल यूनिट एक तरह से होते हैं, तो यूकैरियोटिक सिस्टम में आप न्यूक्लियोसोम कोर पार्टिकल को देखिएगा, प्रोकैरियोटिक सिस्टम में इस तरह का कोई भी बात आपको नहीं दिखाई पड़ेगा। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी हैं विच आर रिलेटेड टू मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स। तो यहाँ पे आपको बैकग्राउंड आपके पास बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन थोड़ी सी बात मैं एक्सप्लेन किए देता हूँ। देखो, जब मैसेंजर आरएनए आप पढ़ेंगे बायोकेमिस्ट्री में और जेनेटिक्स में भी, तो ये देखिएगा कि डीएनए इज हैविंग इंफॉर्मेशन फॉर एवरी टाइप ऑफ प्रोटीन। हर तरह के प्रोटीन के लिए डीएनए के पास इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है, एंड द इंफॉर्मेशन इज ट्रांसफर्ड टू मैसेंजर आरएनए। इन्फॉर्मेशन जो होगा वो ट्रांसफ़र किया जाएगा मैसेंजर आरएनए के पास इन ए प्रोसेस नोन एज ट्रांसक्रिप्शन। और जब ये ट्रांसक्रिप्शन के बाद जो मैसेंजर आरएनए बनेगा, वेदर दैट मैसेंजर आरएनए इज हैविंग इंफॉर्मेशन फॉर वन पॉलीपेप्टाइड चेन और फॉर मेनी पॉलीपेप्टाइड चेन, वो जो मैसेंजर आरएनए बनेगा, अगर उसके पास एक पॉलीपेप्टाइड चेन के लिए सूचना मौजूद है, तब तो आप उसे कहिए कि ये मोनोसिस्टोनिक है। दैट विल बी द केस इन यूकैरियोटिक सिस्टम। लेकिन इफ द पार्टिकुलर मैसेंजर आरएनए इज हैविंग इंफॉर्मेशन ऑफ मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड चेन, अगर मैसेंजर आरएनए के पास एक से ज़्यादा तरह के प्रोटीन की सूचना मौजूद है, तो फिर उस मैसेंजर आरएनए को पॉलीसिस्ट्रोनिक कहिएगा। तो मैसेंजर आरएनए में जो इन्फॉर्मेशन है, उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके प्रोटीन को बना लेना, ये ट्रांसलेशन है, और डीएनए से आरएनए को बना लेना, ये ट्रांसक्रिप्शन है। तो जो यूकैरियोटिक सिस्टम होगा, उस यूकैरियोटिक सिस्टम में ट्रांसक्रिप्शन वुड टेक प्लेस इन न्यूक्लियोप्लाज्म, जबकि ट्रांसलेशन जो होगा दैट इज गोइंग टू अकर इन साइटोप्लाज्म। यानी बोथ वुड नेवर बी कपल्ड। यूकैरियोटिक सिस्टम में ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन ये दोनों कपल्ड नहीं होंगे, लेकिन चूंकि कोई न्यूक्लियर इन्वेलप नहीं होता है प्रोकैरियोटिक सेल में, दैट्स वाई यू विल फाइंड कि वहाँ पे ये दोनों क्रियाएं एक ही साथ होने जा रही हैं। बोथ ऑफ देम वुड बी कपल्ड वन। अब रही बात यहाँ से स्प्लिट जीन की, तो देखो जो जीन है दैट इज स्ट्रेच ऑफ डीएनए, डीएनए का वो स्ट्रेच है, एंड दैट इज हैविंग इंफॉर्मेशन फॉर पॉलीपेप्टाइड चेन। तो ये जो सूचना वो जो रखेगा, वेदर दैट इंफॉर्मेशन इज इंटरप्टेड by non-coding sequences or not, जो information है whether that information has been interrupted by non-coding sequence or not. If the information is interrupted by non-coding sequence, ऐसे जीन को split जीन कहेंगे, and that you will find in eukaryotes। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, तब ये मुद्दा जो होगा आप पाइएगा कि प्रोकैरियोटिक सिस्टम के बारे में सही होगा। ये बात मैंने ऑलरेडी इसके साथ बता दी। अच्छा, एक चीज़ और भी है कि मैसेंजर आरएनए जो होगा वो यूकैरियोटिक सिस्टम में प्रिकर्सर ऑफ मैसेंजर आरएनए फॉर्म करेगा, प्रिकर्सर ऑफ मैसेंजर आरएनए फॉर्म करेगा,
जिसे HNRNA कहते हैं, और वो जब मैसेंजर RNA में कन्वर्ट होगा तो उसमें कैपिंग और टेलिंग की जाएगी। 7 मिथाइल गुआनोसिन के रूप में कैपिंग की जाएगी और पॉली एडेनिलिक एसिड टेल को ऐड किया जाएगा 3 प्राइम एंड पे। राइट नाउ बैकग्राउंड नहीं है तो थोड़ा अटपटा लगेगा, लेकिन जब आप प्रोटीन सिंथेसिस देखेंगे तो ये बातें आसानी से आपको पल्ले पड़ जाएंगी। इसके बाद प्रोटीन सिंथेसिस की शुरुआत जो होगी, तो देखो प्रोटीन सिंथेसिस की शुरुआत के लिए ऑलवेज एमिनो एसिड इज रिक्वायर्ड, और वो एमिनो एसिड को ट्रांसफ़र किया जाएगा ट्रांसफ़र आरएनए के द्वारा। द फर्स्ट एमिनो एसिड दैट इज यूज्ड इन प्रोटीन सिंथेसिस इज मिथियोनिन। तो उस मिथियोनिन को ले जाने वाला जो पहला ट्रांसफ़र आरएनए होगा उसको हम लोग कहेंगे टीआरएनए मेट। पावर के रूप में यहाँ मेट लिखा गया है, दिस मेट स्टैंड्स फॉर मिथियोनिन। तो मिथियोनिन के लिए जो स्पेशलाइज्ड ट्रांसफ़र आरएनए होगा दैट इज नोन एज टीआरएनए मेट। लेकिन प्रोकैरियोटिक सिस्टम में व्हाट यू विल फाइंड, तो प्रोकैरियोटिक सिस्टम में आप पाइएगा कि मिथियोनिन तो होगा बट दैट मिथियोनिन हैज़ बीन फॉर्माइलेटेड, उस मिथियोनिन का फॉर्माइलेशन कर देते हैं। तो इफ़ द पार्टिकुलर मिथियोनिन हैज़ बीन फॉर्माइलेटेड, तो इसका मतलब हुआ कि जो पहला अमीनो एसिड इस्तेमाल करेंगे फॉर इनिशिएशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, तो वो जो होगा फॉर्माइलेटेड मिथियोनिन होगा, एफ मेट उसे बोलेंगे। तो प्रोटीन सिंथेसिस की शुरुआत जो होगी वो शुरुआत होने जा रही है टीआरएनए एफ मेट के द्वारा। द प्रोसेस वुड बी इनिशिएटेड बाय टीआरएनए एफ मेट। विद दैट we complete our comparison, we complete comparison between prokaryotic and eukaryotic cell। अब यहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशंस हैं, एक बार मैं उसे बस रिपीट किए देता हूँ, उसमें ज़्यादा कुछ समझने का कुछ है नहीं। जैसे इसमें पहली बात आई कि भाई डिस्कवरी को लेकर के कुछ बातें कही गई हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पहले तक तो हर ऑर्गेनेल के साथ मैंने कुछ हिस्ट्री बता दी। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को लेकर के देखें तो गार्नियर को जिम्मेवार माना जाता है इसके ऑब्जर्वेशन के लिए, और उन्होंने इसको गैस्ट्रोप्लाज्म का नाम दिया था। उन्होंने जो नाम दिया था दैट वाज गैस्ट्रोप्लाज्म। लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की मदद से जो लैशी मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर दिखा गया था एंड दैट वाज ऑब्जर्व्ड बाय पोर्टर और क्लाउडे और फुल्लैम के द्वारा ये पूरा का पूरा देखा गया था। और उसे बाद में जो नेटवर्क था दैट नेटवर्क, मतलब वहाँ पे जो स्ट्रक्चर था उसमें एक जाली की तरह की रचना दिख रही थी एंड दैट नेटवर्क वाज आइडेंटिफाइड बाय पोर्टर। ये पोर्टर के द्वारा आइडेंटिफाई किया गया। तो ऑब्वियस है कि उन्होंने इसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम दिया। तो डिस्कवरर के रूप में नॉर्मली आप पोर्टर का नाम पाइएगा। गोल्जी बॉडी के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है कि कैमिलियो गोल्जी ने इसको रिपोर्ट किया था। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स कहिए, गोल्जी कहिए या गोल्जी एपरेटस कहिए। डी डुवे को हम लोग जिम्मेवार मानते हैं लाइसोसोम के डिस्कवरी के लिए। हालांकि डी डुवे ही जिम्मेवार माने जाते हैं फॉर डिफाइनिंग पेरोक्सिसोम। एंड 2013 में इफ़ आई रिमेंबर इट करेक्टली ही डाइड, उनकी डेथ हुई थी। ग्लाइकोक्सिसोम के डिस्कवरी के लिए बीवर को क्रेडिट जाता है, बीवर को क्रेडिट जाता है डाइऑक्सिसोम के खोज के लिए। अब इसके बाद जो मुद्दा आता है वो मुद्दा है दैट इज़ रिलेटेड टू पेरोक्सिसोम। जो मैंने अभी कहा इट वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय रोडिन, लेकिन इट वाज डी डुवे जिन्होंने उसको एक ऑर्गेनेल के रूप में आइडेंटिफाई किया एंड मेनी ऑक्सीडेजेस वेर रिपोर्टेड विद इन द पेरोक्सिसोम बाय डी डुवे। इसके बाद फिर बात आती है रॉबर्ट ब्राउन की। ये सब लोगों को याद रहता है कि रॉबर्ट ब्राउन ने ही न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। अब रही बात क्रोमोसोम को लेकर के थोड़ा सा विवाद रहता है, तो उसमें देखोगे कि इट वाज फ्लेमिंग। ये फ्लेमिंग थे जिन्होंने फॉर द फर्स्ट टाइम न्यूक्लियस के अंदर सर्टेन स्ट्रक्चर्स को ऑब्जर्व किया, और ये जो स्ट्रक्चर्स थे, ये स्ट्रक्चर ही जो थे उनको कहा गया कि दिस स्ट्रक्चर्स आर क्रोमेटिन। और फ्लेमिंग के द्वारा ही सेल डिवीज़न, जो कि बाद में माइटोसिस कहलाया, इट वाज रिपोर्टेड। एंड दूसरी बात ये देखी गई कि ये जो डिस्कवरी है स्ट्रासबर्गर ने इसको, द सेम प्रोसेस वाज रिपोर्टेड इन प्लांट्स, और वाल्डेयर ने
कहा कि जो स्ट्रक्चर न्यूक्लियस में दिखते हैं, जिनका बंटवारा होता है माइटोसिस में, वो स्ट्रक्चर कलर्ड स्ट्रक्चर हैं, और उन कलर्ड स्ट्रक्चर को कहा गया कि दिस कलर्ड स्ट्रक्चर्स आर क्रोमोसोम्स। इसके बाद बात आती है न्यूक्लियोसोम मॉडल की। तो कोर्नबर्ग और थॉमस को क्रेडिट जाता है पर प्रपोजिंग न्यूक्लियोसोम मॉडल, और आउटडेट को कहा जाता है कि उन्होंने जो टर्म न्यूक्लियोसोम को प्रपोज किया था। तो ये कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। इस पे मैंने शुरू में भी कहा था कि मैं इससे बहुत ज़्यादा जोर नहीं देता हूँ, लेकिन आपको बायोलॉजिकल हिस्ट्री थोड़ी सी जाननी चाहिए। लेकिन प्रायोरिटी में, जैसा कि मैं सबसे अंत में इसको बता रहा हूँ, प्रायोरिटी में इसको हमेशा काफ़ी नीचे रखिए। विद दैट वी कंप्लीट आवर डिस्कशन ऑन सेलुलर स्ट्रक्चर्स। अब नेक्स्ट डे से हम लोग सेल रिप्रोडक्शन पे चर्चा करेंगे। तो अपना बहुत ख्याल रखिए, पठन पाठन बढ़िया से करते रहिए। फिर मिलते हैं अगले दिन नए लेक्चर के साथ। थैंक यू, टेक केयर।